Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 20. तो इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। आपको इंट्रोडक्शन जानना है तो यूट्यूब पर हमारी पुरानी वीडियो अवेलेबल है, अब जाओ देखो, समझ में आ जाएगा इंट्रोडक्शन। तो आज हम आपको दिखला देते हैं क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, एज का क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चंस है। तीसरा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एफिशिएंसी निकालेंगे। और विदाउट एफिशिएंसी निकाले हम आपको आंसर तक लेकर जा सकते हैं, और हम बता चुके हैं, इसको डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी डिस्कशन करेंगे आज। चौथा क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, पजल्स वाले क्वेश्चन है, सेटिंग करके दिखलाएंगे क्या है नहीं है। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन से कैसे जाना है उसको डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। मुझे पता है कि यह सवाल इजी है, लेकिन क्यों लिया कि ऑप्शन से कैसे बिना सॉल्व करके आप जा सकते हो, राइट। तो ये आज के लास्ट क्वेश्चंस हैं। जिनसे ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं वो वीडियो को स्किप करो, जा सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, जिन्हें इसकी ज़रूरत है तो आप अपने लव्ड वंस को बता सकते हो, राइट। तो अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये क्या दिया है? मीन दिया है। मीन का हिंदी मीनिंग होता है माध्य। और मैंने आपको बताया था कि माध्य, समानांतर माध्य और औसत एक ही चीज होते हैं। और इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। पहले हम आपको ये बता दें कि ये क्या है। ये जो मार्क्स दे रखा है ना, ये एक्स होता है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो मीन होगा, राइट, तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बोला ठीक है, ये तो इजी है, सवाल लिया क्यों, बतला रहा हूँ क्यों लिया हूँ। सुनो, एक तो ऐसे सवाल में पहले कंफ्यूजन ये रहता है कि ये एक्स अभी ऊपर में है, ठीक है, ये एफ नीचे में है। कभी कभी ये उलट देता है, लेकिन लड़का लोग के माइंड में क्या रहता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो मिस्टेक करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज होगी जो, मतलब उसका कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा। जैसे कि मान लो कि ये 22 स्टूडेंट हैं, ये 22 स्टूडेंट है, तो 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 19 में हैं, 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 31 हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये फ्रीक्वेंसी है, और इसी से हमको डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब लेने का मकसद सुनो, लेने का मकसद ये है कि आप बिना मल्टीप्लाई किए आप आंसर तक कैसे जाओगे। बोला कैसे जाओगे? एक काम करो, देखो, अब सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। बोला हाँ ठीक है, तो एफ और एक्स को प्रोडक्ट करो और उसको जोड़ दो, और फिर सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी जितना आएगा उसका सम करके जोड़ दो और डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा। बोला ये तो बच्चे वाली बात है, ये सबको पता है। अब हम चलते हैं यूनिट डिजिट पे। 9 दूना 18, 8 यूनिट डिजिट यहाँ पर आएगा, 5 एका 5 यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा, 4 चौकी 16, ये देख रहे हैं ना, यूनिट डिजिट पे जा रहे हैं। 4 चौकी 16, 5 एका 5, 9 चौक 36, और ये शायद 7 बचे 35 है, शायद क्या वही है। 6 5 11, 6 19, 5 24, 8 32, नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है मैंने। फिर वही रिकॉर्डर वाला प्रॉब्लम है, या तो 3 है, 8 5 13, 6 19, 6 25, 8 5 13, 6 19, 6 25, 5 30। सुनो, तो ये 5 है। तो जब आप यूनिट डिजिट को जोड़ोगे
तो ये 0 आएगा। बोला हाँ ठीक है। और इसमें आप इसके सम से डिवाइड करोगे। बोला हाँ ठीक है। तो कुछ भी इसका सम आएगा, कुछ भी आए, लेकिन ऊपर में यदि 0 है तो इसमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा जो हमें 0 दे। बोला ठीक है। या फिर आप जोड़ के भी देख लो, 7 4 11, 4 15, 5 20, 2 22। इसका मतलब है कि इसके यूनिट डिजिट पर 2 आएगा, इसके यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। तो यदि ये 0 आएगा और इसके यूनिट डिजिट पर 2 है तो आपको एक ऐसी संख्या से गुना करना पड़ेगा जो आंसर में यूनिट डिजिट पर 0 देगा। मान लो कि ये ए है, ठीक है, ये कुछ भी आया सम, हम सम नहीं किए हैं। और यदि इसको हम 0 वाले संख्या से गुना कर देंगे तब तो ये प्रोडक्ट 0 देगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपको समझ में आ रही है? मेरा ये कहना है कि बिना सॉल्व करे आप यूनिट डिजिट से जा सकते हो। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट डिजिट निकाल लेना है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकाल लेना है। और इसका भी आप यूनिट डिजिट निकालना चाहो तो निकाल लो, निकाल ही लो। निकाल लिया, इसका यूनिट डिजिट 2 आया। तो आप एक ऐसी संख्या को लोगे जो 0 देगा। तो ऑप्शंस में हमारे पास एक ही ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारे सवाल में लग जाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर लग जाएंगे उसको हम फोकस डेफिनेटली करेंगे, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। एनटीपीसी के इस बार एज वाले जो क्वेश्चन है ना वो बेहतरीन है। और आपको पता है जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो सवाल इजीली इस सवाल को बना सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ, यदि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाया है तो सॉल्यूशन भी स्टैंडर्ड है। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जब एज वाले क्वेश्चंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब आपका डिवाइडर होता है, यानी इक्वेशंस को इक्वेट करने में मदद करता है। अब कहता है इफ 3 टाइम्स द ब्रदर्स परसेंटेज। मैंने क्या बोला कि ब्रदर है, कुछ मानना नहीं है, सीधा बी लिखो उसको, बी से ब्रदर और एस से सिस्टर। बोला ठीक है। इफ 3 टाइम्स, यहाँ सुनना, इफ 3 टाइम्स द ब्रदर्स परसेंटेज, इसको यहीं पे गुना कर दो। इफ 3 टाइम्स द ब्रदर्स परसेंटेज, यहाँ पर इज है, इज है, इसका मतलब क्या है, वो डिवाइडर का काम करता है तो ये बराबर हो जाएगा। बोला ठीक है। 25 ईयर्स मोर देन 5 टाइम्स हर सिस्टर से एज। सिस्टर के एज को मैंने एस माना है और ये 5 है मेरा, 5 टाइम्स। और 25 ईयर्स मोर देन, इसका मतलब है कि 25 यहाँ पर होगा। क्यों? देखो, यदि आप पुरानी वीडियो नहीं देखे हो ना, जाके देखो, वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये इज, ये इधर वाले चीज को लेगा और हेल्पिंग वर्ब के इधर वाले चीज ये इधर वाले को लेगा। तो अब इसने बोला कि 5 टाइम्स हर सिस्टर एज, तो सिस्टर के एज का 5 टाइम्स के, ठीक है। अब मोर देन 25 ईयर्स, तो मोर देन मतलब क्या होता है, 25 साल ज़्यादा। तो 25 साल जब ऐड होगा तो ये इधर ऐड होगा। तो आपको कुछ सोचना नहीं है। अब हम चलते हैं 3b माइनस 5s और ये 25 इक्वल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन 1। अब इसने फिर से एक इक्वेशन बनाने बोल रहा है। एंड देखो यहाँ 5 टाइम्स द सिस्टर्स एज, दूसरा इक्वेशन बना रहे हैं। 5 टाइम्स द सिस्टर्स एज, इज है, डिवाइडर है, इक्वल करेंगे। 5 टाइम्स द सिस्टर्स एज, 5 ईयर्स लेस देन द ब्रदर्स एज, जो ब्रदर का एज होगा उससे 5 ईयर्स लेस देन होगा। क्यों इस तरह मैंने लिखा, देखो सुनना ध्यान से। 5 टाइम्स द सिस्टर्स एज, सिस्टर के एज का 5 टाइम्स, इज क्या है, डिवाइडर है, तो इज को मैंने यहाँ पर बराबर कर दिया। बोला ठीक है, बराबर कर दो।
उसके बाद 5 years लेस देन ब्रदर से, यानी जितना ब्रदर का एज है, यानी ब्रदर का एज को क्या मैंने बी माना है, तो 5 years लेस देन है, तो ये इक्वेशंस आपका 2 हो गया। ये बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कर लो, क्या मैं b इक्वल्स 5s+5 लिख सकता हूँ? बोला हाँ, लिख दो। अब चूंकि हमको इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके वैल्यू को 3b का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 3b का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 दिया 15s+15, ये दूसरा इक्वेशन से है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप सॉल्यूशन निकाल लो। कैसे निकालोगे? 3b की वैल्यू कितना निकाला है मैंने, 15s+15 और इक्वल कितना है, ये वाला, यहाँ पर हो जाएगा -5s, सॉरी टू से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पर -5s होगा, 5s और ये इक्वल्स 25 होगा। कुछ नहीं किया भाई, मैंने इक्वेशंस 2 की वैल्यू को 1 में रख दिया है, ठीक है। तो 15s में 5s चला जाएगा, ये बच जाएगा 10s, और 25 में 15 चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 10, यानी s की जो वैल्यू आएगी वो मेरा 1 आ जाएगा। बोला ठीक है। अब s की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर लो, आपको ब्रदर का एज मिल जाएगा। इक्वेशन 2 में s की वैल्यू को पुट कर देते हैं, देखो ये वाला इसमें यहाँ से, तो s की वैल्यू 1 करोगे तो 15 का 15, 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, और 3b बराबर 30 है, यानी b का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस दोनों का एज का डिफरेंस पूछ रखा था इसने कि ब्रदर एंड सिस्टर के एज का डिफरेंस क्या है, तो 9 ईयर्स आंसर होगा। देखो यदि आप वीडियो फॉलो नहीं करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट मैंने ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कशन कर चुका हूँ, आप जाओ लास्ट टाइम की वीडियो को देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी, ठीक है, और वो हेल्पफुल होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा की वर्ड्स है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है बस, और कुछ नहीं। अब माइंड में एक चीज़ सेट कर लो कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इस हेल्पिंग वर्ब से हम एज के क्वेश्चंस को ना इनकाउंटर कर देंगे, राइट, और यहाँ से आपका आंसर हो जाता है। ओके, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो पैक 10 या 11 में मैंने एक डिस्कशन किया था कि जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हो या पाइप एंड सिस्टर्न वाले हो, ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मेट पे बनते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब आपको प्राइम नंबर दिखे, टफ से टफ सवाल को आप बिना सॉल्व करके आंसर हिट कर सकते हो। बुलक कैसे, सुनो, ए एक काम को 63 घंटे में करता है, बी और सी मिलकर काम को 42 घंटे में करता है। बोला हाँ, ठीक है। ए और सी मिलकर 27 घंटे में करता है, ठीक है। आपको हम पहले थोड़ा ट्रेडिशनल बता देते हैं, ठीक है। आप यही करते थे कि चलो भाई ये तो आपका मतलब कितना टाइमिंग लग रहा है वो है, आप सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, एलसीएम पे जाते हो। एलसीएम ऐसे मत निकालने बैठ जाना, जैसा मैं सिखाया हूँ उसे फॉलो फोकस करो। गला मेरा थोड़ा फंसा हुआ यार, सुनो। अब ये 63 है, क्या मैं इसको 7 × 9 लिख सकता हूँ? बोला लिख लो। ये 42 है, 7 यहाँ पर है मेरा और इसमें 3 है, 7 या 21। यदि हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 42 को कवर कर लेगा। ये समझ में आई? ये 27 है, यहाँ पर 9 है मेरे पास, तो एक यदि संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 आ जाएगा मेरा। एलसीएम ऐसे ही बनाते हैं,
आप लंबा वाला मेथड लेके मत बैठ जाना, वरना बुड़बक बनोगे। अब सुनो, ए कितना है 63, ये 63, 963, यानी जो इसका एफिशिएंसी मेरे पास आएगा ये 6 आएगा। बी प्लस सी 42 है, तो 7 या 21 दूना 42, यानी बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आएगा 9 आएगा। ए प्लस सी 27 है, तो 9 या 27, तो इसका एफिशिएंसी कितना है 14 आएगा। सुनो, ये एलसीएम है जो हम स्मार्ट अप्रोच में इसको लेते हैं, और यही एलसीएम टोटल वर्क होता है। ये टाइम है, ये टाइम है, ये टोटल वर्क है, और ये इफिशिएंसी है। बोला ठीक है। अब तुम निकाल सकते हो, ए की इफिशिएंसी मेरे पास 6 है, और यहां पर ए प्लस सी का एफिशिएंसी मेरे पास 14 है, यानी 14 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बोला ठीक है। और यहाँ बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखोगे तो 9 है, इसका मतलब ये हो जाएगा बी का एफिशिएंसी 1 है। अब इसने ये बोला कि बी अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बी का टाइम कितना लगेगा ये बता दो मेरे को। तो टोटल वर्क 7 गुना 9 गुना 2 गुना 3, और बी का एफिशिएंसी कितना है 1। यूनिट डिजिट से जा सकते हो, क्यों? मैंने ऑप्शन देखा कि सारे के अलग अलग यूनिट डिजिट है। बोला ठीक है। 963, 3 दूना 6, 6 18, यूनिट डिजिट पर 8 चाहिए, 1 से डिवाइड करेंगे 8 ही आएगा, और यही आंसर होगा। देखो, ये तो है एक ट्रेडिशनल अप्रोच। हाँ ठीक है, आप बना लोगे, लेकिन जो इसने प्राइम नंबर दे रखा है मेरे पास, सुनो, यहाँ पर एक प्राइम नंबर है 7, मतलब 7 का मल्टीपल है ना 7 गुना 9। बोला ठीक है। यहाँ पर एक प्राइम नंबर है 7। बोला ठीक है। तो मोस्टली 99% चांस है कि जो भी आंसर आएगा वो प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा, राइट। अब प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। अब 7 से देख लो इसको चेक करके, 7 बजे 35 27 नहीं डिवाइड होगा, 7 बजे 35 नहीं डिवाइड होगा, 7 बजे 35 2 9 29 नहीं डिवाइड होगा, 7 बजे 35 28 7 28 ये डिवाइड हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, बूस्टर पैक 10 या 11 में मैंने डिस्कशन किया था यही प्राइम नंबर को लेकर, कि जो टफ सवाल है टाइम एंड वर्क के, उसको प्राइम नंबर की हेल्प से कैसे आप इजी बना सकते हो, कैसे उसको आप आंसर तक जा सकते हो। क्या हम सब प्राइम नंबर वाला रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप रिस्क लो, और मैं तो ये कहूँगा कि जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हो तो उस समय आप मार्क करके निकल जाओ, मार्क फॉर रिव्यू पर रख दो उसको, लेकिन मार्क करके आंसर निकल जाओ। टाइम मिला तो चेक करना, नहीं मिले तो नहीं चेक करना, आपका आंसर डेफिनेटली वो सही होगा। और ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये वाला एलसीएम निकालने का तरीका मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो, ये 63 है ना, आपको यहाँ पर 63 पुराना है, तो 7 गुना 9 63। अब यहाँ पर 42 है, आपको हमको इसी में से कुछ ना कुछ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हम बनाएंगे। तो 7 यहाँ पर है, 9 में 3 है, 7 या 21, तो ये 2 से गुना हम कर दिए, इसलिए 42 हो गया। ये 27 है मेरे पास, 27 पुराना है मेरे को, तो 9 तो मेरे पास अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है, यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम निकालने का एक स्मार्ट अप्रोच है जो आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। और फिर टोटल वर्क, ये टाइम, ये एफिशिएंसी, आपको पता है कि टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, और आप यहाँ से कंपेयर करके एबीसी का एफिशिएंसी निकाल सकते हो। और टोटल वर्क ये आपका दे रखा है, और एफिशिएंसी जिससे जब डिवाइड करोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो ये तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ कि आप बना लो, लेकिन ऐसे सवालों में प्राइम नंबर को आपको यूज करना आना चाहिए, और आप यूज कर सकते हो यदि आप मेरे साथ बने हो, राइट।
सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। देखो, जो पहली बार देख रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के पजल्स इस बार भर भर के आए हैं एनटीपीसी में। तो इसके लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया था कि आपको ये नहीं पता कि फिक्स क्या चीज़ें हैं और पॉसिबिलिटी क्या चीज़ें हैं। मैं फिक्स और पॉसिबिलिटी दोनों को ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद उसको मर्ज कर देता हूँ और आंसर तक पहुँचता हूँ। आपके पास क्या है ना, क्वेश्चंस में दे रखा है कि 7 व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब मान लो 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसमें डायरेक्शन लगाना जरूरी मेरा नहीं है। अब बता रहा हूँ क्यों नहीं डायरेक्शन लगाना जरूरी है। देखो, हम यहाँ डायरेक्शन नहीं भी लगाते तो भी सॉल्व आराम से हो जाता। लेकिन जब यहाँ यही क्वेश्चंस में जब उत्तर दिशा की जगह पर दक्षिण दिशा हो जाता है तो हमको डायरेक्शन लगाना जरूरी होता है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस उत्तर दिशा का सॉल्व करते हैं तो मेरे माइंड में सेट हो जाता है कि जो मेरा दाएं होगा वही, जो दाएं होगा और जो बाएं होगा वही मेरे क्वेश्चंस में दाएं बाएं होगा जब उत्तर दिशा की ओर मुख करते हैं। लेकिन जब ये दक्षिण दिशा की ओर होता है तो ये चीज़ें उलट जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको तीर का मार्क देना पड़ेगा। यदि दक्षिण दिशा की ओर रहता तो ये तीर नीचे हो जाता और मेरा दाएं बाएं मुड़ जाता। तो ध्यान रखना है दक्षिण दिशा वाले क्वेश्चन में, राइट। फिलहाल ये नॉर्मल क्वेश्चन हैं, चलो इसको हम इजीली ट्रीट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि रफ शीट पे क्या क्या मेरे पास फिक्स चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम ड्रॉ करेंगे और जो पॉसिबिलिटी है उसको ड्रॉ करेंगे। 7 व्यक्ति है, आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू और ओ के बीच ये लाइन सुनना, देखो क्यू और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सुनना ध्यान से। क्यू और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। या तो ये कंडीशंस हो सकता है या ये भी तो हो सकता है। बोला हाँ ठीक है। एक कंडीशन मेरे पास ये, अब सुनना आगे। पी के दाईं ओर केवल आई बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पी के दाईं ओर केवल आई बैठा है। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं कि पी के दाईं ओर केवल आई बैठा है, मतलब ये लास्ट में बैठा है, लास्ट से दूसरे पर बैठा है पी और सबसे लास्ट में आई बैठा है, तभी ना होगा कि पी के दाईं ओर केवल आई बैठा है। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम्स में नहीं बनेगा। आप प्रैक्टिस करो, पुराने क्वेश्चंस जाके देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। ठीक है, तो पी के दाईं ओर केवल आई बैठा है। अब है कि ओ और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, सुनना ध्यान से। ओ और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, या तो ये ऐसा बैठा होगा या फिर वो ऐसा बैठा होगा। दाएं बाएं में कुछ नहीं दिया तो ये तो पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ कर रहे हैं ना। बोला ठीक है, सुनो। और इसने क्या दे रखा, के एल के दाईं ओर, के एल के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन जे के बाईं ओर, लेकिन जे के बाईं ओर, मतलब लेकिन की यदि बात कर रहा तो ये के का ही बात कर रहा है। ये मेरे पास ये 3 लोग ऐसे बैठेंगे, इसके बीच में कितना लोग हैं मुझे नहीं पता। और क्या दिया है, ये बैठे क्यू और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति, पी के दाएं और केवल आई बैठा है, और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। हाँ सुनो, और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। मैंने क्या बोला कि जो कॉमन रहेगा उसको आपको मर्ज करना है। कैसे मर्ज करना है? अब पी हम यहाँ देख रहे हैं, पी मेरा फिक्स है। अब हम इन दोनों में से किस चीज को उठाएंगे, सुनना ध्यान से। और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, इधर तो कोई जगह है नहीं, तो ओ जब भी मेरा आएगा
यहाँ पे आएगा। ओ और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर कोई ना कोई बैठा होगा। बोला हाँ ठीक है। अब सुनो, अब मेरे पास ओ आ गया। अब ध्यान देना कि ओ यहाँ पर है। अब इस पॉसिबिलिटी को हम कैसे मर्ज करें? यदि ओ हम यहाँ पे रख लें, नीचे वाला यदि इससे हम कंपेयर करें, तो ओ और यहाँ पर एक कोई रहता, यहाँ पे कोई रहता, क्यू यहाँ पर आता, यानी इसका मतलब ये है कि ये वाला डेटा नहीं लेगा मेरा। तो क्या लेगा? जब ये नहीं लेगा तो ये पक्का ले लेगा, क्योंकि यही दो कंडीशन है। यही दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन उठाना है। ये जब सेटअप मेरा नहीं हुआ तो इसका ये सेटअप लेगा। तो बोला ठीक है, कर दो ऐसा। ये ओ यहाँ पर है और दो स्पेस यहाँ पर छोड़ेंगे, ये एक स्पेस यहाँ पर छोड़ेंगे, एक स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे, और क्यू को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? सिर्फ ये करना है, फिक्स वाले चीज को यहाँ पर आपको लगा देना है, पहले सेटअप कर देना है फिक्स वाली चीज जहाँ पर होता है। उसके बाद पॉसिबिलिटी वाले चीज को ड्रॉ करना है। पॉसिबिलिटी वाले से जो कॉमन रहेगा उसको फिर हम इस लाइन में सेटअप करेंगे। ठीक है। अब आपके पास एक कंडीशंस ये भी है कि एल के जे इसी कंडीशंस में आएगा। एल के जे इसी कंडीशंस में आएगा। तो अब देख लो, आपके पास 3 स्पेस है, तो एल यहाँ पर आ जाएगा, के यहाँ पर आ जाएगा। अब जे इसके बाद आएगा। ये नहीं बोला कि उसके जस्ट दाएं है या बाएं है, लेकिन बोला कि उसके बाद में है। तो बाद में है तो बीच में ये कुछ भी आ सकता है। तो मेरा एल यहाँ पर आ गया, के यहाँ पर आ गया, और जे मेरा यहाँ पर आ गया। और ये आपका फाइनल है। ये आपका आप सेटअप हो गया। अब जो ये पूछ सकता है पूछे, आप जवाब दे दोगे। तो जे और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? सुनना ध्यान से। जे यहाँ पर और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? बस यही दो ठो व्यक्ति बैठे हैं। तो मैंने आ रहा ना कि आंसर को मार्क पर पहले करके क्यों लिया, ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन एनटीपीसी ने गलत कराया है या सही कराया है। राइट। पॉसिबिलिटी और फिक्स को ड्रॉ करना आप सीख लोगे, ऐसे सवाल कुछ भी आ जाए आपसे बन जाएगा। पुराने वीडियो में ऐसे सवाल भर भर के दिए हुए हैं, मैंने सॉल्व किया हुआ है उसको बैडली रूप से। अब जाओ और उसे समझो। राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सुनो, आप जहाँ भी पढ़े होंगे आपको ये बताया होगा कि जब किसी का डिविजिबिलिटी चेक करना होता है, इसने ये बोला कि कौन सी संख्या 27 और 19 दोनों से विभाज्य है। इसका मतलब ये है कि हमको 27 और 19 दोनों से डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि 27 गुना 19 से डिविजिबल होगा वो, और उसको हम डिविजिबल करके देखेंगे तब आंसर तक जाएंगे। भाई साहब, ये ट्रेन बहुत स्लो हो जाएगी आपकी। हो सकता है कि आप प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच सको। आपको मैंने शुरू से बता रहा हूं कि जब आपके एग्जाम्स में ऑप्शन दे रखे हैं ना, उस ऑप्शंस का कुछ ना कुछ मीनिंग है, और उस ऑप्शंस का फायदा उठाओ। 27 और 19 दोनों से विभाज्य है, बोला हाँ ठीक है। तो इसका मतलब है कि संख्या 27 से विभाज्य भी होगा और 19 से भी विभाज्य होगा, बोला हाँ ठीक है। तो मेरे लिए जो सबसे इजी होता है किसी चीज को चेक करना, वो होता है 9 का डिविजिबिलिटी। अब 27 को हम 9 गुना 3 लिख सकते हैं, बोला हाँ ठीक है लिख सकते हो। तो क्यों ना हम 9 का डिविजिबिलिटी एक बार चेक करके देख लेते हैं। भाई साहब, ये एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं और एनटीपीसी का ही ऑप्शन है, मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यदि 9 का डिविजिबिलिटी देख के हम देख लेंगे कि कितने ऑप्शंस को हम हटा सकते हैं, तो बोला कि देख लो, 5 3 8 6 14 9 23 1 24, क्या 9 से डिविजिबल होगा? नहीं। 3 3 6 4 10 8 18 8 26, क्या 9 से डिविजिबल होगा? नहीं। 4 3 7 3 10 7 17 1 18 डिविजिबल होगा? यस, फिलहाल है। 4 3 7 9 16 6 22 2 24, क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं। अब देखो, आपने बिना सॉल्व किए आंसर को हिट कर दिया। आंसर तक आप पहुंच गए। सॉरी टू से। हाँ, तो आप आंसर तक पहुंच गए। बस आंसर से ही तो काम है। हमको पता है ये वाला कि आप 27 गुना 19 करके चेक करेंगे आंसर तक जाएंगे।
लेकिन इस चीज़ के लिए मैं नहीं हूँ। थोड़ा सा अलग करते हैं, राइट। स्मार्ट हैं, थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं और स्मार्ट अप्रोच में डील करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये भी सवाल इजी है, तो फिर बताऊंगा मैंने कि सवाल इजी है, लेकिन ऑप्शन से कैसे करते हैं। आप इसको ऐसे बनाते हो ना कि ये सीमा है, ये दर्शन है, ये इसका इनकम का रेशियो है। आप ये लेट करते हो ना, 4y 3y, बोला हाँ, ठीक है। वे क्रमशः 15,000 9,000 बचाते हैं और उनके व्यय का अनुपात 16 और 17। मतलब जो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये 16x और 17x नॉर्मली हम ऐसे ही बनाते हैं ना। अब इनकम में जब अब एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग मिल जाएगा हमको, जो कि 15,000 और 9,000 है। बोला हाँ, ठीक है। तो 15,000 9,000 है, आप क्या करते हो, इनकम में एक्सपेंडिचर घटा दो, या फिर आप ये करते हो कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दोगे तो आप इनकम पर पहुंच जाओगे और रेशियो से आप आंसर निकाल लोगे। पता है मुझे, ये आपको आता है, इसलिए हम ये नहीं बता रहे हैं। बोलो क्या बता रहे हो, तो ये बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। सवाल ये है कि सीमा और दर्शन के कुल व्यय कितना है। तो बोला ठीक है, इसका जो रेशियो दे रखा है ना, 16 और 17 दे रखा था। कुल व्यय यदि इसने पूछा है तो पक्का है कि वो अमाउंट 33 का मल्टीपल होगा। बोला हाँ, ठीक है। और जब कोई संख्या 33 का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब वो 11 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। तो मेरा पहला टारगेट तो ये रहेगा कि हम 3 का ही डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी आप जब चेक करोगे तो 4 1 5 8 13 5 18 ये भी डिविजिबल है, और 5 1 6 ये भी डिविजिबल है। यानी दो ऑप्शन आ गए, तो आप फंस जाओगे। अब बोले कि नहीं यार, 3 वाला मेरा काम नहीं किया, हम 11 को अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब 11 का डिविजिबिलिटी क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। अब ये तो डेफिनेटली होगा, देख लो चेक करके। 11 का 11 38, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 का ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 33 का भी डिविजिबल है, क्योंकि ये 11 का भी डिविजिबल था और 3 का भी डिविजिबल था। इसका मतलब ये 33 का भी डिविजिबल है। और इसने पूछ रखा था कि व्यय का अनुपात क्या है, तो व्यय का अनुपात 16 17, यानी वो 33 का मल्टीपल होगा। तो 33 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ यही है, और इसलिए आंसर ये हुआ। क्या आपको ये बात समझ में आती है। देखो, मेरा मकसद ये है कि आप ऑप्शन से कैसे जा सकते हो, ऑप्शंस कितना मेरा हेल्प कर सकता है। ट्रेडिशनल तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन स्मार्ट अप्रोच डेफिनेटली बताएंगे, ताकि आप मैक्सिमम सवाल को इजीली सॉल्व कर सको, टफ सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सको। जैसे कि मैंने प्राइम नंबर का बताया, आप बूस्टर पैक 10 या 11 में देखना कि एक टाइम एंड वर्क का इतना टफ क्वेश्चन है, और उसको मैंने प्राइम नंबर से करके उसके किया था सॉल्व, ठीक है। तो माइंड में वो चीज़ें सेटअप होनी चाहिए कि प्राइम नंबर का हम कैसे यूज करते हैं, ऑप्शंस का कैसे यूज करते हैं, सवाल में क्या पूछ रखा है, उस हिसाब से हम आंसर तक जाते हैं, राइट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो थैंक यू टू ऑल एंड लव यू टू ऑल, राइट। मैंने अपना काम कर दिया है। बाकी आप देखो, मैं जानता हूँ ये कोई पैड बैच नहीं है, ये यूट्यूब की बैच है। यूट्यूब पे ये क्लास आती है, तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल नीचे भी नहीं जाता हूँ, लेकिन बिल्कुल ऊपर भी नहीं जाता हूँ। लेकिन हाँ, आपको स्मार्ट अप्रोच में डील करने की कोशिश करता हूँ। आप इस चीज़ को समझो। आप एक चीज़ को यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो आप उसे बार बार देखो और खुद से सोचो, तो ये टेक्निक आप अप्लाई कर पाओगे कि हम ऑप्शंस का कैसे यूज करते हैं। और जब तक आप यहाँ पर प्रैक्टिस में यूज नहीं करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में कभी भी नहीं हो पाएगा। सो आप प्रैक्टिस में बने रहो, क्लास करते रहो, अपने आप को
अपने आप से सवाल पूछो कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो सकता है, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल ये सेशन होगा, राइट। सो इसी के साथ इस सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको बूस्टर पैक 21 में। तब तक के लिए जय हिंद।